स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। और इस चौपाल पर हम लोग यहाँ पर भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, समसामयिक घटनाक्रम एवं साथ में राजनीति विषय से जुड़े हुए उसके विभिन्न पहलू, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत, विचारक, तुलनात्मक अध्ययन, लोक प्रबंधन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि को भी, और भारतीय संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है उस पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और साथ ही उससे जुड़े जो प्रश्न आते हैं उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट हर टॉपिक पे करते रहेंगे और जल्द ही अगला वीडियो आपके पास आएगा। लेकिन फिलहाल जो आज का मुद्दा है वह है कि भारत एवं रूस के बीच क्या दूरियां बढ़ रही हैं, जो बेशक कहीं सामने ना हो लेकिन पीठ पीछे हो। ऐसा क्या कहीं कुछ ऐसा है कि जो भारत और रूस को दूर कर रहा है? इसको हमें जानने की आवश्यकता है। ये मुद्दा इसलिए मैं आज इस पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जो आपको पता होगा कि जो हर साल भारत और रूस के बीच वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसमें कि एक साल वहाँ के राष्ट्रपति भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री अगले साल वहाँ जाते हैं। इसको वार्षिक सम्मेलन कहा जाता है। उसमें भारत जो है भाग नहीं ले रहा है, इस साल भारत नहीं जा रहा है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए, ये रसिया है जो आपको ऊपर दिख रहा है और नीचे बीच में ऊपर वाले मैप में आप देख रहे होंगे, नीचे इंडिया को तो आप पहचान ही रहे होंगे। तो एक मोटा मोटी आपको समझने के लिए कि रसिया कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में और इंडिया कहाँ पर है, इससे आपको आइडिया लगेगा। नीचे रसिया के मैप में आप देख रहे होंगे कि ये मॉस्को जो लिख रहा है वही रसिया की राजधानी है। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों है ये हम लोग इस पे बात कर रहे थे। तो इस साल जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस साल सुनने में आ रहा है, भारतीय मीडिया के हवाले से और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस साल वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जो जैसा सोचेगा, जो जैसा उस पर प्रतिक्रिया देना चाहेगा देगा। विदेशी मीडिया ये कह रही है कि भारत के प्रधानमंत्री जो आपका इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें रूस ने भी हाल में परमाणु बम के इस्तेमाल करने की बात कही थी, जिसके विरोध में माननीय मोदी जी वहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन भारतीय मीडिया में भारतीय अधिकारियों का यह कहना है कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी शेड्यूलिंग जो है वो दिक्कत आ रही है, क्योंकि शेड्यूल बन नहीं पा रहा है कि वहाँ पर जाकर वहाँ पर उनसे मिले। और रूसी मीडिया ने भी यही कहा है कि शेड्यूलिंग अड़चनों की वजह से जो है इस साल भारत और रूस का वार्षिक सम्मेलन नहीं होगा। ये तो तत्कालिक मुद्दा है। फिर ये भारत रूस वार्षिक सम्मेलन होता क्या है, इस पे देखते हैं ये होता क्या है। तो भारत रूस वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। उस साल पहला वार्षिक सम्मेलन किया गया था। ठीक है, उस साल से प्रत्येक वर्ष इस पर सम्मेलन होता था। दिसंबर के महीने में जनरली होता है। वहाँ से राष्ट्रपति आते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, दोनों लोग। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब भारत एवं रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति साहब, ये लोग नहीं मिल पाए। पहली बार ऐसा हुआ जब 2020 में कोरोना आया था। ठीक है, 2020 में जब कोरोना आया तो उस वक्त आपके नहीं मुलाकात हो पाई। उससे पहले 2019 तक 20वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था। लेकिन 2020 में अब चूंकि वो हुआ नहीं वार्षिक सम्मेलन, इसलिए जब 2021 में वार्षिक सम्मेलन हुआ तो 21वां वार्षिक सम्मेलन हो गया। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत माइन्यूटली फैक्ट है। ठीक है, कि 2019 तक तो 20वां वार्षिक सम्मेलन हुआ और जो 2020 में हुआ नहीं, तो 2021 में तो 21वां हो गया। और फिर ये दूसरी बार ऐसा मौका आ रहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति इस बार मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद समाचार है। लेकिन इसमें ये समझने वाली बात यह है कि क्या इस वाकई ये जो भारत और रूस के जो संबंध है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। चलिए खैर, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन बीच में मैं बताना चाहूँ कि जब पिछले साल 6 दिसंबर 2021 को 21वें वार्षिक सम्मेलन में पुतिन साहब जब भारत आए थे, तो वह पूरे दो साल के कोरोना काल में वह दूसरा मौका था जिस पर वो भारत आए थे। 6.5 घंटे के करीब वो इंडिया में रहे थे, जिसमें 3.5 घंटे वो बैठ के मोदी जी से बात किए थे अपने वार्षिक सम्मेलन में। तो यह भारत को सोचना चाहिए कि वो इंसान जो 2 साल के कोरोना काल में दूसरी बार अगर निकल रहा है अपने देश से, तो एक बार सिर्फ भारत के लिए
तो कुछ कितना भी शेड्यूलिंग आपका दिक्कत हो, आपको तो प्लान तो करना चाहिए था, लेकिन अब खैर हम लोग उससे आगे चलते हैं, देखते हैं। तो भारत और रूस के संबंध का जो इतिहास है, यह जो इस वक्त जो ये आप 4 बिंदु देख रहे हैं, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी टीचिंग एग्जाम में दे रहे हो, चाहे आप नेट जेआरएफ दे रहे हो, चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप आईआर के स्टूडेंट हो। क्योंकि हाल ही में चूंकि रूस के साथ इतने घटनाक्रम हो रहे हैं जिससे भारत के संबंधों को लेकर भी सवाल उठ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उसको मजबूती प्रदान हो रही है, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन ये जो 4 बिंदु हैं कि कब उसके साथ कैसे संबंध बने, यह बहुत ज़रूरी है। तो 1947 में भारत और जो रूस के बीच हमने एक कूटनीतिक राजनयिक संबंध बनाया, डिप्लोमेटिक संबंध, कि ठीक है भैया, वह वो जो वहाँ से आपके राजदूत आएंगे, हमारे यहाँ से आपके यहाँ राजदूत जाएंगे, और हम लोग एक राजनीतिक मतलब राजनयिक संबंध बनाते हैं। और 1971 की घटना तो सबको पता ही है। संक्षेप में मैं बताता चलूँ कि ये वही घटना है जब अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत के खिलाफ अपने जंगी जहाज बेड़े उतार दिए थे। उस वक्त रूस ही था, और उससे जस्ट पहले इंदिरा गांधी गई थी, उस रूस गई थी, और उनको आभास था शायद कि ऐसा घटना हो सकती है, तो उन्होंने रूस के साथ मित्रता एवं सहयोग का समझौता किया था 1971 में। यह समझौता 20 साल के लिए कारगर था, जिसमें यह था कि दोनों देश एक दूसरे पर अगर आक्रमण होता है तो एक साथ खड़े रहेंगे। तो जब भारत पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका के जंगी जहाज आए हिंद महासागर में, तो रूस ने भी पीछे से अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था। उसके बाद से सन 2000 में रणनीतिक सामरिक भागीदार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हम लोग 2000 सन 2000 से शुरू किया, और इसी के जस्ट बाद ये हमने साइन किया था 2000 में, और उसी के बाद हम लोगों ने वार्षिक सम्मेलन हमने शुरू किया था। 2000 से हमने वार्षिक सम्मेलन शुरू कर दिया था। फिर 2010 आने पर हमने रूस को उस एक विशेषाधिकार प्राप्त दोस्त मित्र या रणनीतिक भागीदार के रूप में घोषित कर दिया कि ये विशेष मतलब अलग है, स्पेशल, बाकी सबसे थोड़ा अलग है। ठीक है, तो वैसे तो भारत और रूस के जो संबंध है वो काफ़ी पुराने पहले से ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो कुछ महत्वपूर्ण संबंध है उन पर ध्यान दें। जैसे सैन्य संबंध है इस वक्त भारत का, तो भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रसिया एक साथ मिलकर बनाते हैं। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रसिया की नदी मोस्कवा, दोनों को मिलाकर दोनों के नामों से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण हुआ। इसी तरह और सुखोई MKI 30 MKI, फिर INS जो है विक्रमादित्य, मूल रूप से रूस का ही है। इन सब के अलावा भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है जो इसका नाम इंद्र है, जिसमें भारत की सेनाएं और रूस की सेनाएं भाग लेती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी चूंकि भारत का इस वक्त सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है, शस्त्र निर्यातक देश है वो भारत का, वो आपका रूस है। हम लोग अपने सभी अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग अपने हथियार लेते हैं और रूस से ही लेते हैं। S-400 ट्रायम्फ वही है जिसको लेने से पहले अमेरिका ने इस पर इतना भारत पर भी दबाव बनाया कि अगर कोई रूस का S-400 ट्रायम्फ लेता है तो हम उस पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, लेकिन भारत खैर माना नहीं, और हमने रूस से अपना S-400 ट्रायम्फ लिया है। उससे डील हमने की हुई थी पहले से ही। व्यापारिक संबंध जो है भारत और रूस के बीच 2020 में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और 2025 तक इसको 30 अरब डॉलर के व्यापार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अन्य आपसी सहयोग की बात करें तो कुछ ऐसे मतलब जो भारत के लिहाज से रूस ने बहुत कुछ मदद किया है। वही एक ऐसा मित्र है जो हमेशा एक तो जांचा परखा और हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। हम लोग राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम लोग कौटिल्य के जब षड्गुण सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हम जानते हैं कि कौटिल्य ने मित्र को उस छह षड्गुण सिद्धांत में 6 जो बिंदु हैं, जिसमें आपका दुर्ग है, आपका राजा है, अमात्य है, मित्र है, कोष है ना, दंड है, इन 6 में सबसे ज़्यादा उसने जिस पर बल दिया है वो आपका मित्र है। वह कहता है कि मित्र ऐसा हो जो जांचा परखा हो, प्लस में वो पुराना हो, प्लस में पैतृक हो। मतलब आपके पिता जिस व्यक्ति के मित्र थे उनका लड़का आपका मित्र हो, आपके दादा जिस व्यक्ति के मित्र थे
उसका उसका लड़का जो है आपके पिता का हो और उसका पोता आपका मित्र हो, यानी पुश्तैनी मित्रता चली आनी चाहिए, पुरानी मतलब प्रगाढ़ मित्रता की बात करते हैं कौटिल्य। तो भारत जो है अमेरिका के रूस के साथ बहुत पुरानी मित्रता है और जांचा परखा हुआ मित्रता है। 1971 का युद्ध की बात हमने की अभी हाल में, जो तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु संयंत्र योजना है, उसमें जो पार्ट 1 है वो तो कार्य कर ही रहा है, इसका जो पार्ट 2 है वो रूस अभी भी बना रहा है। पार्ट 1 हमने रूस की सहायता से ही बनाया और पार्ट 2 जो उसका बन रहा है वो हम लोग रूसी की सहायता से भी बना रहे हैं। हमारे और रूस के बीच में सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, आपको भी पता है कि वहाँ पर भी जो है हमारी फिल्मों को दिखाया जाता है, यहाँ पर भी हम लोग वहाँ के फिल्मों को देखते हैं। साथ में कुछ ऐसे मुद्दे रहे जब संयुक्त राष्ट्र में रूस ने भारत का समर्थन किया, जिसमें उसमें 1957 के मुद्दे पर को भारत स्वयं लेकर गया था आपका संयुक्त राष्ट्र में। वो वहाँ पर यह था कि भारत को लगा कि शायद वहाँ से कुछ सपोर्ट मिलेगा, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाई जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि अमेरिका के भारत की आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान ने अमेरिका का और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक दूसरे के लिए खड़े हुए, और उस वक्त रूस ने भारत के लिए वीटो का प्रयोग किया था। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और खैर उसके बाद गोवा के मुद्दे पर, फिर 1962 में फिर कश्मीर के मुद्दे पर, फिर 1971 में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया हुआ है उसने। और हाल में 2019 में जब अनुच्छेद 370 की बात आई थी, उस वक्त भी यूएनएससी में आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत हुआ, तो उस वक्त भी अनुच्छेद 370 का समर्थन रूस ने किया। ठीक है, विभिन्न मुद्दों पर भारत ने भी समर्थन किया। हाल ही में जो यूक्रेन को लेकर जो युद्ध रूस ने किया हुआ है, और उस मामले पर भी चूंकि भारत इस वक्त अध्यक्षता कर रहा है, आप सभी को बता दूं कि भारत 2021 अगस्त में और 2022 दिसंबर में, अभी 14-15 तारीख को, यानी कल और परसों भारत अध्यक्षता करेगा, और उसके मुद्दे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो 2 साल से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है, उसका ये लास्ट महीना चल रहा है भारत का। तो भारत ने यूक्रेन वाले मुद्दे पर वोट देने से इनकार कर दिया था, उसने बाइकआउट किया था। उसके अलावा जो है कि भारत ने जो हम लोग, इसीलिए मैंने आपको शुरू में एक ये एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी है, शुरू में मैंने आपको जो रसिया का दिखाया था मैप, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। इस वाले पोर्शन के लिए, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, 1 सेकंड, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस वाले पोर्शन के लिए जो सुदूर पूर्ववर्ती जो क्षेत्र है, इसके लिए भारत ने हाल ही में आपका एक 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एक एक्ट लागू किया, जिस एक्ट का नाम है एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी। उसके अलावा आजकल जो इस वक्त नया मुद्दा उठ रहा है कि क्या भारत अमेरिका के करीब जा रहा है, क्या भारत रूस की जगह अमेरिका को दे रहा है, और क्या यह पॉसिबल है? ये बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या यह संभव है, क्या यह सही है, दोनों बात है। तो पहले थोड़ा अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को देखा जाए कि क्या रहा इतिहास। तो 1971 की घटना किसी को भूली नहीं होगी, जो भी हमने डिस्कस की। ठीक है, क्योंकि अमेरिका बहुत ही होशियार देश है, वह अवसरवादी देश है, वह समय आने पर अपने हितों और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी के साथ भी संबंध बनाता है। ठीक है, 1974 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, इस्माइल बुद्धा उसका नाम रखा गया था, तो उस वक्त भी रूस अमेरिका ने विरोध किया था। उसी में जब 1998 में जब भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, तो भी इस पर प्रतिबंध लगाए गए, सैंक्शंस लगाए गए, और बहुत विरोध हुआ भारत का। ठीक है, लेकिन अमेरिका अब सुधरने लगा है, अभी भी क्या सुधरा है वो तो पता नहीं। खैर अभी देखते हैं। वर्तमान दक्षिण एशिया में जो पाकिस्तान के जो जगह है, जो वो चीन के साथ जुड़ रहा है, और चूंकि जो शीत युद्ध हुआ था उसमें 2 विचारधाराओं का युद्ध था, जिसमें एक तरफ आपका सोवियत संघ था, एक तरफ आपका पूंजीवाद था, है ना। तो ये जो विचारधाराएं हैं वो कहीं ना कहीं चाइना में भी साम्यवाद जिंदा है, वो तो खैर अभी भी रसिया में भी है कुछ हद तक। तो उसका विरोध अमेरिका करता है, और अमेरिका नहीं चाहता कि उससे आगे कोई निकले, इसलिए भी वह यह चाह रहा है कि पाकिस्तान चूंकि अब चाइना से जुड़ रहा है, चाइना उसको पैसा देकर पैसा दे देकर एक तो गरीब बना दिया, दूसरा अपने अधीन ला दिया है, इसलिए चाह रहा है कि दक्षिण एशिया में जो पाकिस्तान की जगह है वो भारत को मिले,
और क्योंकि आने वाले समय में यहाँ अपने वो अपना अड्डा रख सके, सैनिक अड्डा रख सके, या अब इसी के माध्यम से वो चाइना पर या अन्य देशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखे, जैसा उसने कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ। ठीक है। S-400 मैंने भी बताया था, S-400 जब हम लोग खरीद रहे थे तब भी उसने सैंक्शंस लगाए थे कि मतलब सैंक्शंस लगा देंगे की बात धमकी दी थी। ठीक है। और इस वक्त जो है अगर दोनों की द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो इस वक्त 2021-22 में 119.42 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 123 समझौता जो 2007 में हुआ था उसमें भारत को शामिल करके भारत को भी परमाणु सहयोग के लिए अमेरिका ने सहमति जताई थी। और भारत चीन के मुद्दे पर अमेरिका हमेशा समर्थन करता रहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो चाह रहा है कि पाकिस्तान की जगह भारत को दी जाए दक्षिण एशिया में, ताकि वो अमेरिका चाइना पर समय समय पर दबाव बनाते रहे, दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखे। हाल के समय में जो कोविड वैक्सीन को लेकर हुआ या फिर जलवायु परिवर्तन के लेकर, फिर उसके बाद से टेक्नोलॉजीज़ को लेकर दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं। भारत और अमेरिका आपस में कुछ संगठनों में भी शामिल है, जिसमें क्वाड और I2U2 हाल की घटना है जो अभी इस साल मई जून में घटित हुई, जिसमें I2 यानी इंडिया और इजराइल, U2 यानी USA एंड UAE, इन देशों का एक समूह बनाया गया है। और यह समूह जो है इसको पश्चिमी क्वाड के नाम से जाना जा रहा है। आपको पता होगा कि इससे पहले क्वाड ऑलरेडी एक काम कर रहा है, जिसमें 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये क्वाड एक ऑलरेडी चल रहा है जो कि कहीं ना कहीं चाइना के विरोध में ही बनाया गया है। और अभी हाल ही में मई जून में इसी साल 2022 में पश्चिमी क्वाड या I2U2 का गठन किया गया है। फिर उसका से हम निष्कर्ष पे चलते हैं कि क्या हमें भारत को क्या करना चाहिए, अब करना क्या है, समझना क्या है हम लोग को। तो देखिए, भारत की विदेश नीति में भारत की संस्कृति और इतिहास की झलक हमें देखने को मिलती है। वैसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत में जो हम लोग यह जानते हैं, यह पढ़ते हैं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत को भी अपना कार्य करना चाहिए, अपने फैसले लेने चाहिए, अपनी विदेश नीति बनानी चाहिए, जिससे भारत के लोगों को फायदा मिल सके। वर्तमान हालात में अगर देखें तो इस वक्त जिस द्विधुरी विश्व जो कगार पर खड़ा है विश्व इस वक्त, कि एक तरफ आपका रसिया है तो एक तरफ जो फिर से पूंजीवाद और वैश्विक युद्ध का दौर एक तरह से आ रहा है। इस वक्त निम्न हाल मतलब तत्कालिक हालातों को देखते हुए ये लग रहा है कि भारत को फिर से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात को दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ तो हमारा जांचा परखा पुराना मित्र है तो दूसरी तरफ नए बनते रिश्ते हैं। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब 1961 में भारत की अगुवाई में शुरू किया गया, तब से लेकर जब शीत युद्ध 1991 में समाप्त हो जाता है, तब से लेकर आज तक समय समय पर इसके खिलाफ सवाल उठाए जाते रहे कि क्या आज के समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, जबकि आज वर्तमान में UN के बाद सबसे बड़ा संगठन यही है जिसमें 120 सदस्य देश शामिल हैं। तो हमारा समय आ चुका है कि हम यह वैश्विक मंच पर खड़े होकर कह सकें कि जी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है और वर्तमान स्थिति उसी की है। हमें इस वक्त किसी गुट में नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, लेकिन गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है, हम तटस्थ नहीं हैं, हम दोनों लोगों के साथ हैं। इस वक्त जो सबका साथ सबका विकास की जो धारणा है उसको वैश्विक मंच पर लागू करने की आवश्यकता है, इसको वहाँ पर और गुटनिरपेक्षता की बात को दोहराने की आवश्यकता है कि हम ना तो रूस के साथ हैं, ना अमेरिका के साथ हैं, ना किसी के खिलाफ हैं। चाहे वो यूक्रेन की इतिहास की बात करें तो भारत और यूक्रेन का संबंध कुछ खास वैसा रहा नहीं है। समय समय पर यूक्रेन ने भारत के साथ सही अपने संबंधों का परिचय नहीं दिया है। खैर, लेकिन कहीं ना कहीं जो आजकल सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और रूस के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, एक जो दूरियां बढ़ रही हैं उस अब समय आ चुका है कि भारत और रूस के उन दूरियों को पाटना है, उनको भरना है। आइए अब कुछ समसामयिक घटनाक्रम पर नज़र डाल लेते हैं, यानी कि तत्कालिक घटना। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि भारत अमेरिका का कभी भी संबंधी या मित्र राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि वह खुद में एक सुपर पावर बनेगा। यह कहकर उन्होंने भारत को झाड़ पर चढ़ा दिया है। जी, अमेरिका का यह पुराना
रवैया रहा है कि किसी को भी वह झाड़ पर चढ़ाकर कहेगा चढ़ो चढ़ो चढ़ो, जब वो आदमी चढ़ जाता है, वह देश चढ़ जाता है, तो धीरे से नीचे से पीछे से हट जाता है कि जाओ कूद जाओ। चाहे वो हाल में यूक्रेन की घटना रही हो, यार तुमको नाटो की सदस्यता देते नहीं देते उससे ज़्यादा तुम बवाल मचा दिए। फिर पाकिस्तान की जो हमारा आज जो पाकिस्तान जो बर्बाद हो रहा है, जो पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पर आपको दिख रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है? अफगानिस्तान में जो इतने साल से अमेरिकी सैनिक रहे, तालिबान को जन्म देने वाला कौन? तो अमेरिका का पुराना उसमें इसमें कोई वो नहीं है कि वो बर्बाद करने में पीछे नहीं रहता, बहुत आगे रहता है। वो यह चाहता है कि किसी को आगे बढ़ने ना ही दिया जाए ताकि वो तुम्हारे बराबर तक पहुंच पाए। खैर, जब ये इन्होंने इस हद तक बात कही है तो उसके बाद से ये हमारे जो आपके राइट साइड में देख रहे होंगे, ये रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव। इन्होंने कहा कल की घटना ये अमेरिकी व्हाइट हाउस ने तो 2 दिन पहले बयान दिया था, कल की घटना है जिसमें इन्होंने कहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को प्रदान किया जाना चाहिए। यह समय आ चुका है। इनके बयान में कहा गया कि भारत एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। भारत जो है आर्थिक इकोनॉमी जो इसकी बहुत मजबूत हुई है, टेक्नोलॉजी के मामले में इस वक्त भारत सबसे आगे चल रहा है। कई मामलों में भी भारत इस वक्त जो वैश्विक मंच पर है अपनी मजबूती को दर्शाता है। इसलिए समय आ चुका है कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने वो किया। और इस वक्त मैं आपको जो बता रहा था कि हाल ही में ये दिसंबर महीना में 14 तारीख और 15 तारीख को भारत अध्यक्षता करेगा अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा, जिसमें 14 तारीख का मुद्दा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना बहुपक्षीय नीति पर। ठीक है, यह मुद्दा है 14 तारीख के लिए। और 15 तारीख को जो मुद्दा रहेगा वो यह रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आतंकवाद विरोधी जो मुद्दा है, इस पर बहुपक्षीय वार्ताएं होंगी और उस पर देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। तो खैर, ये इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। इस वक्त आपको यह समझना होगा, चाहे वह आप भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे आप वह एक विद्यार्थी हों, कि हमें अपने जांचे परखे मित्र एवं नए बनते रिश्तों दोनों को साथ लेकर चलना होगा। नए रिश्तों के लिए पुराने रिश्ते नहीं छोड़े जाते, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको अपनी विदेश नीति बनानी होगी। इसी के साथ यह डिस्कशन यही समाप्त होती है। आप जो है इस चैनल को राजनीतिक चौपाल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, वरना नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जो भी आपकी बात हो, आपकी जो विचार हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आगे आने वाले समय में उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को कह सकूं। और जल्दी हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, संविधान को लेकर एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।